हेलो एवरीवन, दिस इज केमिस्ट्री बाबा। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं बॉन्ड एंगल कंपैरिजन की। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। हर साल नीट और आईआईटी में बॉन्ड एंगल कंपैरिजन से कई सारे क्वेश्चन आते हैं। तो बॉन्ड एंगल कंपैरिजन बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उसे हम बहुत आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। लेकिन जब भी हम बॉन्ड एंगल कंपैरिजन करेंगे तो हमें कुछ पॉइंट्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब वो पॉइंट्स क्या हैं उनकी बात करने वाले हैं। तो बॉन्ड एंगल कंपैरिजन में एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि बॉन्ड एंगल कंपैरिजन के लिए हम कुछ पॉइंट्स को फॉलो करेंगे और उन्हीं को सेम सीक्वेंस में आपको फॉलो करना है और आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसानी से बॉन्ड एंगल का आंसर आ जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम फॉलो करते हैं वो ये है कि हाइब्रिडाइजेशन इज डिफरेंट। अगर आपका अलग अलग कंपाउंड अगर आपको गिवन है उनका हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है तो उस केस में आपका जो बॉन्ड एंगल होता है उस केस में जो आपका बॉन्ड एंगल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज एज कैरेक्टर के। परसेंटेज एज कैरेक्टर कितना है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज पी कैरेक्टर के। परसेंटेज एज कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड परसेंटेज पी कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब ये किस तरह से अफेक्ट करता है उसे अपन एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि समझना है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जांपल है हमारे पास BeCl2, दूसरा एग्जांपल है BCl3 और नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास CCl4। अगर यहाँ पर मैं इनके हाइब्रिडाइजेशन की बात करता हूँ तो इनका हाइब्रिडाइजेशन देखें। BeCl2 यहाँ पर दो बॉन्ड पेयर हैं, जीरो लोन पेयर है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp। BCl3 में तीन बॉन्ड पेयर हैं, जीरो लोन पेयर हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। और CCl4 में चार बॉन्ड पेयर हैं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। अब यहाँ पर अगर मैं परसेंटेज एस कैरेक्टर पे बात करूं कि परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है तो यहाँ पर अगर sp है तो यहाँ पर एस कितना पार्ट बना रहा है 50%, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना हो जाएगा 50%। BCl3 में हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होगा 33%। और CCl4 में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना आने वाला है 25%। और यहाँ पर अगर मैं परसेंटेज पी कैरेक्टर की बात करूं कि परसेंटेज पी कैरेक्टर कितना है तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर परसेंटेज पी कैरेक्टर BeCl2 में 50% है। BCl3 में परसेंटेज पी कैरेक्टर 66% के लगभग है और CCl4 में परसेंटेज पी कैरेक्टर 75% है। अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ से यहाँ मूव करता हूँ, ठीक है, BCl2 से CCl4 की तरफ जब मैं मूव कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है कि यहाँ पर जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है, यहाँ पर जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है, परसेंटेज एस कैरेक्टर का क्या हो रहा है भाई, परसेंटेज एस कैरेक्टर कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और परसेंटेज पी कैरेक्टर क्या हो रहा है, परसेंटेज पी कैरेक्टर क्या हो रहा है हमारा यहाँ पर, परसेंटेज पी कैरेक्टर यहाँ पर 50%, फिर 66%, फिर 75%, तो परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों के अकॉर्डिंग अगर देखें तो बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज पी कैरेक्टर। तो ये दोनों चीजें किसको फेवरेबल कर रही हैं, परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हो रहा है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। और परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ रहा है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। तो यहां से यहां तक बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है हमारा, कम होता है। जब हम BeCl2 से Cl4 की तरफ मूव करेंगे तो हमारा बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या आएगा, सबसे ज्यादा BeCl2 देन BCl3 और लास्ट में CCl4 आ जाएगा। तो पहला पॉइंट ये आ रहा है कि अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट होता है तो बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज पी कैरेक्टर। ये पहला पॉइंट हुआ। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या बोलता है। दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन सेम है, अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन सेम है बट नंबर ऑफ लोन पेयर एट सेंट्रल एटम डिफरेंट हैं तो उस केस में आपका जो बॉन्ड एंगल होने वाला है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने वाला है। बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर एट सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ लोन पेयर एट सेंट्रल एटम।
सेंट्रल एटम के जितने भी नंबर ऑफ लोन पेयर होंगे उन पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल करेगा। मतलब नंबर ऑफ लोन पेयर एट सेंट्रल एटम अगर ज्यादा होंगे तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और नंबर ऑफ लोन पेयर एट सेंट्रल एटम अगर कम होंगे तो बॉन्ड एंगल क्या आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा। इसे अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है CH4 है हमारे पास, एक हमारे पास NH3 है और एक हमारे पास वाटर है। इन तीनों में अगर बॉन्ड एंगल कंपैरिजन करें तो सबसे पहले इनका हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन CH4 के केस में 4 बॉन्ड पेयर हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। NH3 के केस में 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर तो हाइब्रिडाइजेशन इसका भी sp3। और वाटर के केस में 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन तो सेम आ गया। अब बात करते हैं नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर एट सेंट्रल एटम की, सेंट्रल एटम पर नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं। CH4 के केस में यहां पर लोन पेयर कितने हैं, सेंट्रल कार्बन पर कितने हैं, 0। NH3 के केस में 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर है। और वाटर के केस में 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो ऑक्सीजन के केस में 2 लोन पेयर आने वाले हैं। तो यहां से अगर यहां मूव करता हूं, ठीक है, CH4 से अगर H2O की तरफ मूव करता हूं तो नंबर ऑफ लोन पेयर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ लोन पेयर एट सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ लोन पेयर एट सेंट्रल एटम क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अगर ये बढ़ रहे हैं तो हमारा बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, हमारा बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो यहां से यहां तक बॉन्ड एंगल कम हो रहा है। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल CH4 का, देन NH3 का, और लास्ट में किसका आ जाएगा, हमारा वाटर का बॉन्ड एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक अपन 2 पॉइंट पढ़ चुके हैं। पहला पॉइंट कि अगर हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है, आपको जो मॉलिक्यूल, जो कंपाउंड, जो स्पीसीज दी गई हैं, अगर उनका हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है तो बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज पी कैरेक्टर। दूसरा पॉइंट कि अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन सेम है बट नंबर ऑफ लोन पेयर एट सेंट्रल एटम डिफरेंट आ रहे हैं तो उस केस में आपका बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ लोन पेयर एट सेंट्रल एटम। अभी तक 2 पॉइंट पर बात कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए क्या आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट ये आ रहा है कि अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन सेम है, नंबर ऑफ लोन पेयर एट सेंट्रल एटम भी सेम है, बट En ऑफ सेंट्रल एटम डिफरेंट है। अगर En ऑफ सेंट्रल एटम डिफरेंट है और दोनों ये केस ऊपर वाले सेम है तो उस केस में हमारा जो बॉन्ड एंगल होने वाला है, उस केस में हमारा जो बॉन्ड एंगल होने वाला है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है En ऑफ सेंट्रल एटम के। कि En ऑफ सेंट्रल एटम जितना ज्यादा होगा उतना बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, और En ऑफ सेंट्रल एटम जितना कम होगा उतना बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इससे अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है, एक एग्जाम्पल है NCl3 और दूसरा एग्जाम्पल है PCl3। अब यहां पर सबसे पहले इनका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो यहां पर NCl3 के केस में 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3। PCl3 के केस में भी 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब दूसरी बात करते हैं कि नंबर ऑफ लोन पेयर एट सेंट्रल एटम की, सेंट्रल एटम पर कितने लोन पेयर हैं। NCl3 के केस में नाइट्रोजन एज अ सेंट्रल एटम है, उसके पास 1 लोन पेयर है। और PCl3 के केस में फॉस्फोरस हमारा सेंट्रल एटम है और फॉस्फोरस के पास भी 1 लोन पेयर है। तो नंबर ऑफ लोन पेयर एट सेंट्रल एटम भी सेम आ गया। अब बात करेंगे किसकी, En ऑफ सेंट्रल एटम की, कि En ऑफ सेंट्रल एटम क्या है। अगर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में अगर बात करें तो नाइट्रोजन की En कितनी होती है भाई, नाइट्रोजन की En 3 है और फॉस्फोरस की कितनी होती है, फॉस्फोरस की कितनी होती है 2.1। ठीक है, तो En इसकी ज्यादा है भाई, नाइट्रोजन वाले की ज्यादा है। अगर En ज्यादा है, ठीक है, यहां से यहां मूव करूं तो En ऑफ सेंट्रल एटम क्या हो रही है, En ऑफ सेंट्रल एटम बढ़ रही, En ऑफ सेंट्रल एटम क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर En ऑफ सेंट्रल एटम कम हो रही है तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो रहा होगा, हमारा कम हो रहा होगा। तो आंसर आ जाएगा NCl3 जो है उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होने वाला है PCl3 के कंपैरिजन में, क्योंकि उसका उन दोनों में हाइब्रिडाइजेशन सेम है, नंबर ऑफ लोन पेयर एट सेंट्रल एटम भी सेम है, बट En ऑफ सेंट्रल एटम डिफरेंट है। नाइट्रोजन की En ज्यादा है, फास्फोरस की En कम है, तो नाइट्रोजन वाले की बॉन्ड एंगल ज्यादा होने वाला है और फास्फोरस वाले का बॉन्ड एंगल क्या होने वाला है, कम होने वाला है। तो अभी तक 3 पॉइंट पढ़ चुके हैं। यहाँ क्या क्या पॉइंट पढ़ चुके हैं उन्हें मैं रिवाइज कराता हूं। पहला पॉइंट ये पढ़ा कि हाइब्रिडाइजेशन
अलग अलग हो कंपाउंड का, मॉलिक्यूल का, स्पीसीज का, तो उस केस में हाइब्रिडाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज पी कैरेक्टर। दूसरा पॉइंट पड़ा कि हाइब्रिडाइजेशन सेम हो बट नंबर ऑफ लोन पेयर एट सेंट्रल एटम क्या हो, डिफरेंट हो, तो उस केस में बॉन्ड एंगल हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ लोन पेयर एट सेंट्रल एटम। और तीसरा केस, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो, नंबर ऑफ लोन पेयर एट सेंट्रल एटम भी सेम हो बट ईएन ऑफ सेंट्रल एटम डिफरेंट हो, तो उस केस में बॉन्ड एंगल हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है ईएन ऑफ सेंट्रल एटम के, कि जितना ज्यादा ईएन होगा सेंट्रल एटम का उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल आ जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं कि फोर्थ पॉइंट, फोर्थ हमारा लास्ट पॉइंट होता है। यहां पर आकर मेजर्स जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। मतलब इन 4 पॉइंट अगर हमको याद हैं तो बॉन्ड एंगल कंपैरिजन हमारा बहुत आसान हो जाएगा। तो फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट है हमारे पास कि अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन भी सेम होता है, नंबर ऑफ लोन पेयर एट सेंट्रल एटम सेम है, ईएन ऑफ सेंट्रल एटम भी सेम है, बट साइज एंड ईएन ऑफ टर्मिनल एटम डिफरेंट है, तो उस केस में हमारा जो बॉन्ड एंगल होने वाला है, उस केस में जो हमारा बॉन्ड एंगल होने वाला है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है साइज ऑफ टर्मिनल एटम, टर्मिनल एटम के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है। और हमारा बॉन्ड एंगल क्या होने वाला है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने वाला है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने वाला है ईएन ऑफ टर्मिनल एटम के ईएन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और साइज ऑफ टर्मिनल एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि नोट डाल के लिखवा रहा हूं, ठीक है? आपको भी लिखना है, जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपको नोट डालकर लिखना है इस पॉइंट को। इफ इफ टर्मिनल एटम इफ टर्मिनल एटम इज फ्लोरीन if terminal atom is fluorine, then we use en factor, otherwise we use size factor। अगर हमारा टर्मिनल एटम फ्लोरीन है तो उस केस में हम ईएन फैक्टर को यूज करेंगे, मतलब बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ईएन ऑफ टर्मिनल एटम के। अदरवाइज अगर फ्लोरीन नहीं है एज अ टर्मिनल एटम तो उस केस में हम साइज ऑफ टर्मिनल एटम वाला फैक्टर लेंगे जिसमें बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ टर्मिनल एटम के। जैसे इस क्वेश्चन को समझना, इसे अपन समझने की कोशिश करते हैं, इस नोट को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर मेरे पास दो एग्जांपल हैं, एक OF2 है, ठीक है, एक OCl2 है और एक OBr2 है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूंगा। तो हाइब्रिडाइजेशन OF2 OCl2 OBr2 के केस में क्या होने वाला है? यहां पर इन तीनों में दो बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हैं और दो लोन पेयर प्रेजेंट हैं, तो इन तीनों में हाइब्रिडाइजेशन sp3, इधर भी sp3 और इधर भी क्या होने वाला है? sp3 होने वाला है। दूसरा पॉइंट, नंबर ऑफ लोन पेयर एट सेंट्रल एटम, की सेंट्रल एटम पर लोन पेयर कितने हैं? ऑक्सीजन सेंट्रल एटम यहां पर भी दो हैं, यहां पर भी दो हैं, यहां पर भी दो हैं। तीसरा, ईएन ऑफ सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है तो ईएन कितना होने वाला है? 3.5 ईएन भी सेम है। अब बात करते हैं किसकी? अब यहां पर देखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये दोनों फ्लोरीन है, तो इन दोनों के लिए तो हम क्या यूज करेंगे? साइज फैक्टर यूज कर लेंगे। इन दोनों के लिए हम साइज फैक्टर यूज कर लेंगे और इसे पूरा, और इन दोनों को कंपेयर करने के लिए हम ईएन फैक्टर यूज करेंगे। तो इस केस में अगर बात करें तो इन दोनों में अगर मैं बात करूं, OCl2 और OBr2 में अगर मैं बात करूं, तो इन दोनों में साइज फैक्टर बढ़ना है। अगर साइज ज्यादा होगी टर्मिनल एटम की तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो क्लोरीन और ब्रोमीन में से साइज ब्रोमीन की ज्यादा होती है, तो इन दोनों में बॉन्ड एंगल OBr2 का ज्यादा हो जाएगा OCl2 के केस में। और OF2 और इस पूरे में अगर OBr2 एंड OCl2 में अगर कंपैरिजन करें तो ईएन फैक्टर काम करेगा। तो इन दोनों की ईएन क्या है? इन दोनों की ईएन कम है, फ्लोरीन की ईएन ज्यादा है, तो हमारा बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? OF2 का कम हो जाएगा इन दोनों के कंपैरिजन में। और इन दोनों में तो OBr2 का ज्यादा है, तो ऑर्डर क्या जाएगा? OBr2 सबसे ज्यादा, OCl2 देन OF2। तो इस तरह से अपन बॉन्ड एंगल कंपैरिजन कर सकते हैं अगर हमें ये 4 पॉइंट याद हैं तो।
अब वो कौन कौन से पॉइंट याद हैं जल्दी से रिवाइज करा रहा हूं। देखना, सबसे पहला अपन ने पढ़ा कि अगर हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है तो उस केस में बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा परसेंटेज एस कैरेक्टर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा परसेंटेज पी कैरेक्टर के। दूसरा पॉइंट कि हाइब्रिडाइजेशन सेम है बट नंबर ऑफ लोन पेयर एट सेंट्रल एटम डिफरेंट है, तो उस केस में बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर एट सेंट्रल एटम। तीसरा केस कि अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है, नंबर ऑफ लोन पेयर एट सेंट्रल एटम सेम है बट En ऑफ सेंट्रल एटम डिफरेंट है, तो उस केस में बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू En ऑफ सेंट्रल एटम हो जाएगा। और फोर्थ और लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा कि अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है, नंबर ऑफ लोन पेयर एट सेंट्रल एटम सेम है, En ऑफ टर्मिनल एटम सेम है बट साइज एंड En ऑफ टर्मिनल एटम डिफरेंट है, तो उस केस में बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है साइज ऑफ टर्मिनल एटम के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है En ऑफ टर्मिनल एटम के। इस पॉइंट में हमें एक बात ध्यान रखनी है, अगर हमारा टर्मिनल एटम फ्लोरीन है तो हम En फैक्टर का यूज करेंगे, अदरवाइज हम साइज फैक्टर का यूज करेंगे। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं कि इस पर बेस्ड किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल की बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या होगा। हमें पहला क्वेश्चन है PF3, PCl3 और PBr3। अगर यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो इन तीनों में, ठीक है, इन तीनों की बात कर रहा हूं तो इन तीनों में सबसे पहले मैं इनका हाइब्रिडाइजेशन देखूंगा। तो हाइब्रिडाइजेशन भाई तीन बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होने वाला है। तीनों का क्या होने वाला है sp3। दूसरा, नंबर ऑफ लोन पेयर, एट सेंट्रल एटम, वन वन वन। और तीसरा क्या है, En ऑफ सेंट्रल एटम, फॉस्फोरस है तो सेम ही होगी। अब हमें अब सॉल्व करना है भाई क्या, साइज एंड En ऑफ टर्मिनल एटम यहां पर डिफरेंट होने वाली है, तो इन दोनों में क्या यूज करूंगा मैं, इन दोनों में मैं यूज करूंगा साइज फैक्टर। और इसमें इस पूरे और इसमें अगर मुझे कंपैरिजन करना है तो इसमें मैं En फैक्टर यूज करूंगा। तो Cl और Br में बात करें तो Br की साइज ज्यादा है तो इसकी बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और इन दोनों में बात करें तो यहां पर En क्या हो रही है, कम हो रही है, और En कम हो रही है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल PVr3 का आने वाला है, फिर PCl3 का और फिर PF3 का आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन किस तरह से कर सकते हैं, यहां देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन SF2 HCl2 SBr2। तो यहां पर सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, यहां पर हमारे पास दो बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है, दो बॉन्ड पेयर हैं और दो लोन पेयर हैं। तो इस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा हमारे पास sp3, HCl2 के केस में भी है sp3 और SBr2 के केस में भी sp3, क्योंकि इन तीनों में दो बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर। दूसरा, नंबर ऑफ लोन पेयर एट सेंट्रल एटम, की सेंट्रल एटम पे नंबर ऑफ लोन पेयर, यहाँ पर भी सल्फर, यहाँ पर भी सल्फर, यहाँ पर भी सल्फर, तीनों के पास दो दो लोन पेयर हैं। और अब बात करते हैं En ऑफ सेंट्रल एटम सेम होने वाली है भाई, ठीक है, CSI 2.5 2.5 2.5। अब बात करते हैं, अब फ्लोरीन आ गया एज ए टर्मिनल एटम, फोर्थ पॉइंट अप्लाई करना है। साइज एंड En ऑफ टर्मिनल एटम की बात करेंगे तो इन दोनों में Br की ज्यादा हो जाएगी साइज, इन दोनों में मैंने साइज फैक्टर यूज करा है। और इन तीनों में अगर कंपेयर करना है, फ्लोरीन के साथ कंपेयर करना है, तो En फैक्टर का यूज करेंगे। यहां से SF2 HCl2 SBr2 में बात करें तो जब मैं SF2 से SBr2 की तरफ मूव करूंगा तो मेरा En क्या हो रहा होगा, En कम हो रहा होगा, और En कम हो रहा है तो बॉन्ड एंगल क्या हो रहा होगा, बड़ा होगा। तो सबसे ज्यादा SBr2 का बॉन्ड एंगल देन HCl2 का, और सबसे कम SF2 का आने वाला है, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन में अपन ने पूरा बॉन्ड एंगल रिवाइज कर लिया, ठीक है। जब भी आप रिवीजन करो तो ऐसे क्वेश्चन को जरूर लेना है जो आपके पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करा दे। ये दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें बॉन्ड एंगल कंपैरिजन पूरा आपके दिमाग में घूम जाएगा। जब दिमाग में चीजें चलेंगी ना तो एकदम हमारे सही आंसर आएगा, क्योंकि दिमाग में चीजों को चलाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो बहुत जरूरी है। तो ऐसे क्वेश्चन को जरूर अपने रिवीजन में लें जिसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहा हो। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो यार, थर्ड क्वेश्चन में अगर बात करें तो थर्ड क्वेश्चन
थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है BF3, BCl3 और BBr3। अब यहाँ पर देखना कुछ 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 स्टूडेंट यहाँ पर बहुत बड़ी गलती करेंगे, उस गलती को मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमारा एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए। अब देखो क्वेश्चन किस तरह से है, BF3, BCl3 और BBr3। सबसे पहले आप हाइब्रिडाइजेशन देखोगे, हाइब्रिडाइजेशन तीनों में 3 बॉन्ड पेयर हैं, 0 लोन पेयर हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 और sp2 होने वाला है। दूसरा, नंबर ऑफ लोन पेयर एट सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ लोन पेयर एट सेंट्रल एटम 0 0 0। फिर आप क्या करोगे, फिर आप देखोगे en ऑफ सेंट्रल एटम सेम है भाई, बोरोन की है मतलब सेम होने वाली है तीनों में, ठीक है। अब बात करोगे en एंड साइज ऑफ टर्मिनल एटम, तो यहां पर आप फ्लोरीन है, इन दोनों में आप बोलोगे कि Cl और Br में कंपेयर करना है तो साइज फैक्टर, और यहाँ पर En फैक्टर, तो सबसे ज्यादा BBr3, देन BCl3, देन BF3। आप यहाँ पर गलती करने वाले हो बहुत बड़ी। हमने दूसरा पॉइंट ये बोला था कि अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन सेम है बट नंबर ऑफ लोन पेयर एट सेंट्रल एटम डिफरेंट है, यहाँ डिफरेंट आ रहे हैं क्या, यहाँ तो डिफरेंट नहीं आ रहे हैं, डिफरेंट नहीं आ रहे हैं तो आपने इन तीनों पॉइंट्स का यूज कैसे कर लिया भाई। तो यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, यहां पर बहुत बड़ी गलती होने वाली है। यहां पर हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि यहां पर देखो ये 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 तो एप्लीकेबल ही नहीं होगा, नंबर ऑफ लोन पेयर एट सेंट्रल एटम डिफरेंट है ही नहीं है, तो ये दोनों एप्लीकेबल ही नहीं होंगे। नंबर ऑफ लोन पेयर एट सेंट्रल एटम सेम आने वाला है, अगर नंबर ऑफ लोन पेयर एट सेंट्रल एटम सेम आने वाला है तो उस केस में अपन क्या करने वाले हैं, अगर नंबर ऑफ लोन पेयर एट सेंट्रल एटम सेम आ गया तो यहां पर अगर बात करूं सेकंड पॉइंट में क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ लोन पेयर एट सेंट्रल एटम क्या है भाई, सेम है। अगर सेम है, डिफरेंट है ही नहीं है, तो तीसरा और चौथा पॉइंट तो मैं अप्लाई कर ही नहीं पाऊंगा। अगर सेम आ गया तो इनका जो बॉन्ड एंगल आने वाला है वो ऐसा नहीं आने वाला है जो आपने पहले निकाला था, उससे अलग आने वाला है। क्या आने वाला है, यहां पर ये ऐसा नहीं आएगा भाई, ठीक है। अब इन तीनों का जो बॉन्ड एंगल होगा ना वो लगभग बराबर होगा, वो क्या होगा, लगभग बराबर होगा। BF3 का बॉन्ड एंगल इक्वल टू BCl3 और BCl3 इक्वल टू BBr3। तो एक बात हमेशा ध्यान रखें कि हम थर्ड और फोर्थ पॉइंट का तभी यूज करेंगे जब जब हमारे नंबर ऑफ लोन पेयर एट सेंट्रल एटम क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है, उससे हमारा आंसर नहीं आ रहा हो। तो सेकंड पॉइंट से आंसर आ रहा है भाई, तो यहां पर BF3 इक्वल टू BCl3 देन BBr3 का ऑर्डर आ जाएगा। और ऐसा ही केस हमारा फोर्थ वाला है, यहां पर आप देखोगे, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होने वाला है। और नंबर ऑफ लोन पेयर एट सेंट्रल एटम बात करें, नंबर ऑफ लोन पेयर एट सेंट्रल एटम अगर बात करेंगे तो यहां पर नंबर ऑफ लोन पेयर एट सेंट्रल एटम 0 है 0 है 0 है, तो उस केस में हमारा बॉन्ड एंगल इन दोनों का बराबर आ जाएगा, तो CF4 इक्वल टू CCl4 इक्वल टू CBr4 आने वाला है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, पॉइंट नंबर थर्ड एंड फोर्थ इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन सेंट्रल एटम हैज एटलीस्ट वन लोन पेयर। जब सेंट्रल एटम के पास एटलीस्ट एक लोन पेयर हो तब हमारा थर्ड और फोर्थ पॉइंट एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो यहां पर हमारा बॉन्ड एंगल क्या आने वाला है, सेम आने वाला है, तो कुछ अलग करा है अपन ने, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आज अपन ने बॉन्ड एंगल कंपैरिजन पूरा पढ़ लिया है कि बॉन्ड एंगल हम किस तरह से कंपेयर करते हैं। और अब हमारा IIT और नीट में अगर ऐसा सवाल आता है तो वो आराम से सॉल्व हो जाएगा। वैसे बाबा जी से पढ़ रहे हो यार, बाबा जी से पढ़ रहे हो मतलब बहुत सही जाने वाला है ये टॉपिक, ठीक है। तो आज अपन ने बॉन्ड एंगल कंपैरिजन पढ़ लिया है, नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं और कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जाने से पहले चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।